नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में स्वागत है। हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 असाइनमेंट द्वितीय माह अक्टूबर कक्षा 12वीं विषय भूगोल के असाइनमेंट के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। आपके समक्ष अभी आप लोगों को असाइनमेंट के प्रश्न दिख रहे होंगे। इसके बाद आप लोगों को इस प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा कक्षा 12वीं के विषय भूगोल के असाइनमेंट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। प्रश्नों का क्रम आगे पीछे किया गया है ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। सबसे पहला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। ट्रांस साइबेरियन मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। इसकी शाखाएं मंगोलिया से गुजरती हुई चीन भी जाती है। एशिया का सबसे प्रमुख और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है यह। इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 8,640 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग का निर्माण सन 1905 में किया गया था। इस रेल मार्ग से लकड़ियाँ, लुगदी, चमड़ा, दुग्ध पदार्थ, खनिज आदि मालों का आवागमन किया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आप लोगों को नीचे रेखा चित्र भी बना के दिखाया गया है ताकि आप लोग इस तरह से पहचान सकें कि यह रेल मार्ग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ पर तक जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा के सेंट लॉरेंस से होकर वैंकूवर तक जाता है। यह रेल मार्ग कनाडा का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। पारा महाद्वीप रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ता है। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इस रेल मार्ग से फल, दुग्ध के पदार्थ, गेहूं, सब्जियां, लकड़ियां, खनिज पदार्थ और लोगों के आवागमन का सबसे सुगम और सरल साधन है। एक तरह से कहा जाए तो यह अमेरिका महाद्वीप की जीवन रेखा है। यह हमारे द्वारा इन दोनों टिप्पणी की जानकारी दी गई है। आप असाइनमेंट में चाहें तो दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्वेज नहर अथवा पनामा नहर का रेखा चित्र बनाकर उसके व्यापारिक महत्व को समझाइए। इसमें भी हमारे द्वारा दोनों स्वेज नहर और पनामा नहर के संबंध में जानकारी दी गई है, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी बोर्ड परीक्षा में स्वेज नहर या पनामा नहर के बारे में पूछ सकता है, इसलिए हमारे द्वारा इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने के लिए सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में इस नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर 165 किलोमीटर लंबा, 48 किलोमीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा है। 10 वर्षों में बनकर यह तैयार हो गई थी। सन 1896 में यह नहर यातायात के लिए खोल दिया गया था। इस नहर का बहुत ही महत्व है, तो वह महत्व इस प्रकार है। इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया और इससे लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी की बचत हो गई। इससे अनेक देशों, पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, सुदूर पूर्व एशिया के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार की बड़ी सुविधाएं हो गई और व्यापार बहुत बढ़ गया। इस नहर से यूरोपीय देशों से मशीनें, लोहे के सामान, कोयला, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भेजी जाती है तथा पूर्वी देशों से खाद्य पदार्थ एवं कच्चा माल भेजा जाता है। भारत से मैग्नीज, चाय, अभ्रक, जूट के सामान, सागौन की लकड़ियां, मसाले आदि भी
तथा ऑस्ट्रेलिया से गेहूं, सोना, तांबा तथा श्रीलंका से चाय, बांग्लादेश से जूट और फारस की खाड़ियों के देशों से पेट्रोलियम आदि का निर्यात किया जाता है। यह आप लोगों को रेखा चित्र दिख रहा होगा सुएज नहर का। आपकी बाईं ओर सुएज नहर का रेखा चित्र दिख रहा है, जिसको आप लोगों को असाइनमेंट कॉपी में बनाना है। साथ ही साथ आपके दाईं ओर सुएज नहर का एक इंसर्ट किया हुआ पिक्चर दिख रहा होगा, जिसमें पीले रंग जो दिख रहा है यह सुएज नहर से बनने के पूर्व का जल मार्ग था, जिससे जलयान को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। और जो दूसरा लाल कलर का आपको एक रेखा दिख रही होगी वह सुएज नहर है। इस सुएज नहर के बन जाने से जलयानों को लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है। इसी प्रकार अगला टॉपिक है पनामा नहर। सुएज नहर की सफलता से प्रेरित होकर पनामा नहर योजना निर्धारित की गई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के महत्व को सुएज नहर के किसी भी रूप से कम नहीं आंका जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1904 ईस्वी में प्रारंभ कर 1914 तक इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था। मतलब इस नहर को बनने में 10 वर्ष लगे थे। इस नहर का निर्माण पनामा के स्थल जलमंडूक मध्य को काटकर किया गया था, जो प्रशांत तट पर स्थित पनामा पत्तन या बंदरगाह को अंध महासागरीय तट पर स्थित कोलन पत्तन से जोड़ती है। यह नहर 82 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर गहरी और 90 मीटर चौड़ी है। इस प्रकार इस नहर का निर्माण 15 अगस्त 1914 को पूर्ण हुआ था। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य है। इससे बनने से सबसे अधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ था। इसका मतलब जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, उसी दिन इसका परिवहन प्रारंभ हुआ था। इस नहर का भी बहुत ही महत्व है। अब महत्व जान लेते हैं। अब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी में 13,000 किलोमीटर की बचत हुई। इस नहर के बन जाने से संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्मित सामग्री, खाद्य सामग्री तथा कोयला निर्यात किया जाता है तथा लकड़ी, कागज, डिब्बाबंद मछलियाँ, कोयला, तांबा, टीन, वनस्पति तेल का आयात किया जाता है। इसी प्रकार इस नहर से न्यूजीलैंड से पनीर, मक्खन, भेड़ का मांस, जापान से रेशम का निर्यात किया जाता है। इस नहर का व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। इसका एक रेखा चित्र भी दिख रहा होगा आप लोगों को बाईं ओर, जिसमें आप लोगों को असाइनमेंट कॉपी में आप लोगों को इसको बनाना है। साथ ही साथ आपकी दाईं ओर भी एक पिक्चर दिख रहा होगा, जिसमें आपको ऊपरी हिस्से में कोलन दिख रहा होगा और नीचे हिस्से में पनामा सिटी दिख रहा होगा। मतलब पनामा नहर जो है वो कोलन से प्रारंभ होकर ये जो नीला दिख रहा है यह नहर होते हुए पनामा सिटी तक आता है। अगला प्रश्न है पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा जानबूझकर सरल और शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसमें जो बिंदु दिए गए हैं वह भी एक सामान्य ही दिए गए हैं। किसी भी तरह से कोई पुस्तक का प्रयोग नहीं किया गया ताकि यह आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो सके। तो पहला पॉइंट है प्राकृतिक सौंदर्य। पर्यटकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक सौंदर्य सर्वप्रमुख है। जिन जिन स्थानों पर प्राकृतिक सौंदर्य सबसे ज़्यादा होंगे, पर्यटकों की संख्या उन स्थानों पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा बिंदु है आवागमन की सुविधा। पर्यटकों को पर्यटन क्षेत्र तथा प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रमुख कारणों में से आवागमन की सुविधा को माना जाता है, क्योंकि आवागमन की सुविधा के अभाव में पर्यटकों का आवागमन नहीं हो सकता और पर्यटक आकर्षित नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट है आवास की सुविधा। पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों के अंतर्गत आवास की व्यवस्था भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। प्राकृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रुकने के लिए आवास की व्यवस्था होना आवश्यक होता है, जहां पर पर्यटक रुक सके। अगला पॉइंट है भोजन की व्यवस्था। पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के लिए भोजन की व्यवस्था के अंतर्गत होटल, धर्मशाला तथा खाने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसके अभाव में पर्यटन का विकास करना मुश्किल है। चौथा
अगला बिंदु है सुरक्षा की व्यवस्था। पर्यटन और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षा की व्यवस्था को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जिन स्थानों पर पर्यटन का विकास किया जाता है वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। बाहर से आए पर्यटकों की सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान रखना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, सेवा क्षेत्र चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत शिक्षा, सूचना तथा खोज और आविष्कार जैसे क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। यह वह उच्च बौद्धिक व्यवसाय है जो चिंतन, शोध तथा विकास के लिए विचार देते हैं। अध्ययन, अध्यापन, चिकित्सा, वकालत, अनुसंधान, खोज, सूचना आधारित ज्ञान आदि सेवा क्षेत्र चतुर्थ क्रियाकलाप के प्रमुख उदाहरण हैं। सेवा क्षेत्र या क्रियाकलाप सार्थकता और वृद्धि। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है सेवा क्षेत्र में सामग्रियों की थोक तथा फुटकर बिक्री व परिवहन के साधन शामिल हैं जो उत्पादन और उपभोक्ता को जोड़ते हैं। दूसरा बिंदु है कच्चे माल को कारखानों तथा कारखानों में निर्मित उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। तीसरा बिंदु है स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन तथा वाणिज्यिक सेवा भी आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान करती है। चौथा बिंदु है विज्ञापन, कर्मचारियों का चयन और अधिकारियों का प्रशिक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य सेवा सेक्टर की सार्थकता को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न परिवहन प्रणाली एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इस कथन को स्पष्ट करिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में यातायात के सभी साधन एक दूसरे के संपूरक होते हैं। सभी यातायात साधनों का उद्देश्य यात्रियों और माल का आवागमन करना होता है। सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली की सार्थकता परिवहन की जाने वाली सेवाओं के परिवहन की लागत और उपलब्ध परिवहन लागत पर निर्भर करता है। विभिन्न परिवहन के साधन इस प्रकार के कार्य करते हैं। विभिन्न परिवहन प्रणाली एक दूसरे के संपूरक होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, वस्तुओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वितरण जलयान के द्वारा किया जाता है जो सबसे सस्ता और सरल माना जाता है। दूसरा, कम दूरी और एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने के लिए सड़क परिवहन सबसे सस्ता और तीव्रगामी होता है। तीसरा, किसी देश के आंतरिक भाग में स्थूल पदार्थों के विशाल मात्रा में लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सबसे अनुकूल साधन है। चौथा, किसी देश के आंतरिक भाग में स्थूल पदार्थों की विशाल मात्रा में लंबी दूरी तय करने के लिए रेल मार्ग सबसे अनुकूल साधन है। चौथा, उच्च मूल्य की हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायु मार्ग द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न साधनों का एक दूसरे के प्रति संपूरक होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जो परिवहन प्रणाली है जो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, थल के माध्यम के अंतर्गत सड़क और रेल मार्ग जो आता है यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन सब का अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग स्थानों पे प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में दिए गए कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली समस्त परिवहन प्रणालियों के लिए एक दूसरे के पूरक होते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।